श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न का ऑल टू ऑल क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है। जैसे में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, दरोगा का, एसएससी जीडी का, और क्लास 6 का ऑल टू ऑल चैप्टर साइंस का अपलोड कर दिए हैं। क्लास 7 का ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अब क्लास 8 का अध्याय 10, अध्याय 9 तक कंप्लीट है। अध्याय 10 का, क्लास 8 का देखिए, क्लास 8 का चैप्टर 10, अध्याय 10 ध्वनि। कौन सा चैप्टर है? ध्वनि। क्लास 8 का ध्वनि है। ठीक है। आइए ध्वनि के चैप्टर पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ध्वनि डैश द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि डैश द्वारा निर्मित होती है। कंपित वस्तुओं, कंपित वस्तुओं, कंपित वस्तुओं, कंपित वस्तुओं। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाता है। आइए, किसी वस्तु की इधर या और उधर या आगे और पीछे की गति कहलाती है। किसी वस्तु की इधर और उधर या आगे और पीछे की गति कहलाती है कंपन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर स्थानित एक रबर के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। तब जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। ध्वनि बंद हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम दो को दिया गया है। कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन आसानी से देख पाते हैं। कौन सही है? कथन एक सही है, कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। चलिए, ध्वनि में मनुष्य में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र द्वारा। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का वह भाग वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपर सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक स्क्रीन झिरी बनी होती है। आइए 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला सही है? कौन कौन सही है? वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु तानित होते हैं। तीसरा, वाक यंत्र श्वसन नली के ऊपर सिरे होते हैं। ये दोनों सही है और ये गलत है। ठीक है, चलिए। 6 नंबर। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र
अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए। निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का वह भाग बाह्य केंद्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपर सिरे पर होता है। बाकी अंदर कंठ के आर पार दो बाह्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक स्क्रीन झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकलते हैं तो बाह्य तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बाह्य तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है जब बाह्य तंतु तने हुए और पतले होते हैं। आइए, महिलाओं में बाह्य तंतु, पुरुषों में बाह्य तंतु से है 5 मिमी छोटा। महिलाओं में बाह्य तंतु, पुरुषों में बाह्य तंतु से छोटा 5 मिमी छोटा। पुरुषों के बाह्य तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के बाह्य तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बाह्य ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। पुरुषों और महिलाओं के बाह्य तंतु की लंबाई क्रमशः होती है 20 mm, 15 mm, 20 mm, 15 mm। पुरुषों के बाह्य तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है। महिलाओं में इनकी लंबाई 15 mm होती है। बच्चों में बाह्य तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं सब बच्चों की बाह्य ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। बाह्य यंत्र की लंबाई किसमें सबसे छोटी होती है? बच्चों में, पुरुषों में 20 mm होती है, महिलाओं में इसकी 15 mm होती है। बच्चों के बाह्य यंत्र सबसे छोटे होते हैं। ठीक, ऊपर जस्ट पढ़े ही थे। ध्वनि के क्या बोला? ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए। क्या बोले? इनमें से सभी ठोस, तरल, गैस। चलिए 10 नंबर। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। अतः ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्था हैं। चलिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती है? निर्वात में गति। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। कान के बाहरी भाग का आकार की तरह होता है कि कान के बाहरी भाग का आकार की तरह होता है कि क्या होता है कि कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य है, आइए टीन के डिब्बे का कर्णपटल बनाते हैं। 12 नंबर। जब ध्वनि नलिका से गुजरती जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, इसे कहते हैं कर्णपटह। क्या कहते हैं? कर्णपटह कहते हैं। कर्णपटह। ठीक है। अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह किसको क्षति पहुंचा सकती है? कर्णपटल झिल्ली को क्षति पहुंचा सकती। कर्णपटल झिल्ली को अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह किसको क्षति पहुंचा सकती है? कर्णपटल झिल्ली को। बहरा हो जाइएगा। कौन?
अपने कानों में कोई तीखी नकुली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर कर्णपटल झिल्ली को क्षति पहुंचा सकती है। निम्नलिखित में से कथनों को असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन को, इनमें से कोई नहीं, वो सत्य नहीं, सब सही है। ठीक है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। इसका संकेत हर्ज है। एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति की ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आवृत्ति की ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। एक और दो, आवृत्ति और आयाम। आवृत्ति और आयाम, आवृत्ति की ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आवृत्ति और आयाम, आवृत्ति आयाम, आवृत्ति आयाम, आवृत्ति आयाम। ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण, आवृत्ति और आयाम। सही विकल्प एक और दो है। आवृत्ति यह ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि एक ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। यह ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि एक ध्वनि कितनी ऊंची या नीची है। आयाम यह ध्वनि की प्रबलता या जोर को निर्धारित करता है। यह ध्वनि की प्रबलता या जोर को निर्धारित करता है। अधिक आयाम वाली ध्वनि अधिक प्रबल होती है। अधिक प्रबल होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपातिक होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। वर्ग के, इसके वर्ग के। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। कितने डेसिबल, डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक है। 80 80 80 80 क्या है? 80 80 80। सामान्य श्वसन 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का निर्माण डैश होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्माण डैश होता है, बताइए। कंपन के आयाम के द्वारा, कंपन के आयाम के द्वारा। ये नंबर एक आंसर हो गया। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। क्या है? सामान्य बातचीत वार्तालाप क्या हो जाएगा? 60 डेसिबल। और व्यस्त यातायात हो जाएगा 70 डेसिबल। और औसत फैक्ट्री हो जाएगा 80। मंद फुफ्फुस से हो जाएगा 30 डेसिबल। ऊपर पढ़े थे ना? ठीक है, ऊपर भी पढ़े थे। आइए, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? उच्च स्वर। क्या होती है? उच्च स्वर। उच्च स्वर। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल या उच्च स्वर होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। ध्वनि मंद होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की
तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का आवृत्ति, ध्वनि का आवृत्ति, ध्वनि का आवृत्ति। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतत्व कम है। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन एक, एक ढोल निम्न तारतत्व की ध्वनि की उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारतत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है। कारण, कारण एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। चलिए देखिए बी नंबर, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्वनि का उच्च या ध्वनि का उच्च या निम्न तारतत्व आवृत्ति की एक माप है। ढोल कम आवृत्ति के साथ कंपन करता है इसलिए यह निम्न तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि पियानो में उच्च आवृत्ति होती है इसलिए यह उच्च तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन करने वाली वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है क्योंकि ध्वनि की प्रबलता का कोमलता को आयाम में मापा जाता है, आयाम में मापा जाता है। शेर की दहाड़ प्रबल, शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज़ क्षीण होती है। इसका उचित कारण क्या है? इसका उचित कारण क्या है? शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है इसलिए यह कम तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारतत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारतत्व मंद होता है। या तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती, पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। एक महिला, एक महिला की आवाज़ एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? एक महिला की आवाज़ एक आदमी की तुलना में तीखी क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण। ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच इसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। महिला की आवाज़ पिच पुरुष की आवाज़ की पिच से अधिक होती है इसलिए उच्च आवृत्ति के कारण महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ की तुलना में तीक्ष्ण होती है। लगभग कितना कितना कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता? लगभग कितना कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता? डी 20,000। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अपसर्व कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड 20 के हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता, पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्या के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा 20 हर्ट्ज
से 20,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ये। चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? चिकित्सा समस्या चिकित्सा समस्या की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ते में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग हैं सभी हैं: अनिद्रा, अति तनाव, उच्च ताप, चिंता। परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जा सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण में उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार लगातार ध्वनि 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 प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता वो अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम है। चलिए अगला लेसन है 11, 10 लेसन अपलोड कर दे क्लास 8 का। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।